सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक, दैट इज परसेंटेज फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। सबसे पहले परसेंटेज फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज फॉर्मूला is equals to number of atoms multiply by atomic mass divide by में molecular mass into में 100। ये आपका परसेंटेज फॉर्मूला होता है न्यूमेरिकल्स सॉल्यूशन करने का। ठीक है, परसेंटेज फॉर्मूला इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक मास डिवाइड बाय में मोलिकुलर मास इनटू में 100। दिस इज योर परसेंटेज फॉर्मूला। अब परसेंटेज फॉर्मूला के अंदर अगर सपोज किसी भी कंपाउंड के अंदर आपका नंबर ऑफ एटम्स 1 है, अगर आपका नंबर ऑफ एटम्स 1 है तो आप यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करेंगे और एटॉमिक मास डिवाइड बाय में मोलिकुलर मास इनटू में 100 फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट एम्पेरिकल फॉर्मूला करते हैं। सबसे पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला is the simple whole number ratio of atoms of various elements in one present in one molecule of the compound. This is the definition of empirical formula। अब इसको समझते हैं। empirical formula क्या होता है? सिंपल होल नंबर रेशियो है एक कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल के जो वेरियस एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं उनकी सिंपल होल नंबर रेशियो क्या कहते हैं? हम उसे एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल क्या है एम्पेरिकल फॉर्मूला? क्या सपोज मैंने यहाँ कोई भी मोलिकुलर फॉर्मूला लिखा H2O2। H2O2 क्या है? ये एक मोलिकुलर फॉर्मूला है। दिस इज मोलिकुलर फॉर्मूला। अगर सपोज H2O2 एक मोलिकुलर फॉर्मूला है तो हम इसको क्या करेंगे? इसकी सिंपलेस्ट रेशियो में बनाएंगे 2:2। अब ये ऐसे कट हो सकती है 1:1, तो ये क्या हो जाएगी 1:1। और हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? HO will be your empirical formula। H2O2 सपोज एक कोई मोलिकुलर फॉर्मूला था, उसको हमने सिंपलेस्ट रेशियो में दिया, उसकी रेशियो ली 2:2 और वो डिवाइड हो सकती है अगर हम दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब जो सेम, तो फिर वो 1:1 में आ जाएगी। और इट मीन्स 1:1 ही है, पर हम इसको HO भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो HO इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। जो इसका सेकंड एग्जांपल है, सपोज एग्जांपल है इसका CH4 है। CH4, अब CH4 के अंदर 1:4 है, इसकी जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो 1:4 है। तो अब हम इसको और डिवाइड ही नहीं हो सकती और इससे ज्यादा सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं कन्वर्ट हो सकती, इसलिए ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी है। दिस इज मोलिकुलर फॉर्मूला। और CH4 यही इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, इसका जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो क्या है? इसका सेकेंड एग्जाम्पल है C2H4O2। C2H4O2 जो अब हम इसकी सिंपलेस्ट रेशियो लेते हैं 2:4:2 विच कैन बी फर्दर डिवाइडेड एंड कैन बी ऑब्टेन एज दिस 2:4:2 था। इसको हमने क्या किया 2 की टेबल 1 2 2 4 2 1, तो 1:2:1 आ गया। तो इसकी सिंपलेस्ट रेशियो और इससे ज्यादा ये सिंपल नहीं हो सकता है, इसलिए जो इसका CH2O ये क्या था इसका? दिस वाज इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला। एंड ये क्या है इसका? एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ
नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन वन मोलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। और ये सब इसके एग्जांपल थे, जैसे पहले वाला H2O2, सेकंड CH4 एंड थर्ड जो एग्जांपल है C2H4O2। अब जब हम जो नेक्स्ट करते हैं वो मोलिकुलर फॉर्मूला देखेंगे। अब मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? मोलिकुलर फॉर्मूला की डेफिनेशन होती है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मोलिक्यूल। कितने आपके पास एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मोलिक्यूल, कितने नंबर ऑफ एटम्स मोलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, वो क्या होता है? आपका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मोलिकुलर फॉर्मूला हमने देखा यहाँ पे जैसे H2O2 लिखा था, या CH4 है, या फिर जो आपका ये C2H4O2, ये सारे क्या है हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे एक मोलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड में, प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड ऑफ द कंपाउंड। तो ये तीन डेफिनेशंस थी आपकी, परसेंटेज फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो अब हम इसका एक और जो है आपके पास रिलेशनशिप है, ये हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला। अब एक और टर्म है दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। रिलेशनशिप क्या होती है बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला? जो आपका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू में एम्पिरिकल फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू में एम्पिरिकल फॉर्मूला, जहां पे n क्या रिप्रेजेंट करता है? n इज एनी नेचुरल नंबर, इट इज एनी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3 एंड सो ऑन, ये क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। तो रिलेशनशिप ये जो होता है, ये फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू में एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज करते हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल करेंगे रिलेटेड टू दिस टॉपिक, परसेंटेज फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो लेट्स राइट द क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ कंपाउंड कार्बन 52.2% प्रेजेंट है। इसके अंदर ऐसे वाले क्वेश्चंस के अंदर हमें कार्बन, ऑक्सीजन या फिर और जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं उनकी हमें परसेंटेज गिवन होती है, उससे हमें मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना होता है या फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना होता है, तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर कार्बन की परसेंटेज ये है, हाइड्रोजन की परसेंटेज इज इक्वल्स टू 13% एंड ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है, ऑक्सीजन की परसेंटेज है आई थिंक 48.8%। ऑक्सीजन की परसेंटेज आपको गिवी है 34.8%, 34.8% है आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंट है एक और जो आपको कंपाउंड है उसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन है, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड गिवन, जो आपको मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, जिस कंपाउंड का आपने मोलिकुलर फॉर्मूला, वो जो मोलिकुलर मास है आपको गिवन है वो क्या है? 92 है। तो इट इज मोलिकुलर मास है, मोलिकुलर फॉर्मूला तो कैलकुलेट करना है। मोलिकुलर मास जो है आपका कंपाउंड का जो हमें गिवन है वो क्या है? गिवन 92 है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट मोलिकुलर फॉर्मूला। इन क्वेश्चंस के अंदर मोलिकुलर फॉर्मूला या फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला ही कैलकुलेट करने के लिए हम सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, इन अ कंपाउंड कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की परसेंटेज दी हुई है, हमें मोलिकुलर मास दिया हुआ है, हमें मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो इसका एक मेथड होता है कि हम क्या करते हैं,
हम इसके अंदर एलिमेंट देंगे, जो भी कंपाउंड के अंदर जो भी कंपाउंड हमें गिवन है, जिनकी परसेंटेज गिवन है, हम वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिखेंगे। टेबल बनाएंगे हम, एक परसेंटेज जो एलिमेंट्स की रिस्पेक्टिव परसेंटेज है वो उनके सामने लिखेंगे, उनका एटॉमिक वेट लिखेंगे, एटॉमिक वेट लिखेंगे। फिर हम परसेंट बाय में एटॉमिक वेट को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमें एलिमेंट लिखना है, उसके बाद उसकी परसेंटेज, उसके बाद एटॉमिक वेट, और परसेंट और एटॉमिक वेट को हमें डिवाइड करना है। उसके बाद उसकी रेशियो लेनी है, और फिर यहां पे हमें सिंपलेस्ट रेशियो लेनी होती है, सिंपलेस्ट रेशियो। पहले हम इतना काम करेंगे। सबसे पहले हमें एलिमेंट कौन कौन से गिवन है, हमारे पास जो एलिमेंट गिवन है वो है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हमने एलिमेंट ले लिए हैं। इसकी परसेंटेज गिवन है हमें 52.2, हाइड्रोजन की है 13 और ऑक्सीजन की है 34.8। अब एटॉमिक वेट, कार्बन का एटॉमिक वेट हमें पता होता है कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1 एंड ऑक्सीजन का 16। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज बाय में एटॉमिक वेट करना है, मतलब कि 52.2 डिवाइड बाय में 12। सिमिलरली 13 डिवाइड बाय में 1 एंड 34.8 डिवाइड बाय में 16। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज अपॉन में एटॉमिक वेट जो है हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जो हमारा ये आएगा, इनको 52.2 अपॉन में 12 सॉल्व करने के बाद आएगा हमारे पास 4.4। 13 अपॉन 1 तो यही होता है, और ये आपका आएगा 2.2। ठीक है, इन सबको जब हम सॉल्व कर लेंगे। अब इनकी रेशियो, अब रेशियो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, हमें एक्चुअली इन नंबर्स की, अब ये नंबर्स बहुत ज्यादा डिफर है, इनके अंदर जो डिफरेंस है, जैसे एक तो 2.2 है, एक 13 है, एक 4.4, इन तीनों में बहुत ज्यादा नंबर के बीच में गैप है, इसलिए हम इसके सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसको इन तीनों की टर्म्स को हम 2.2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 4.4 का हाफ 2.2 होगा, तो हम सेम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। चाहे आप कोई भी नंबर कंसीडर कर लें, तो सेम नंबर से ही आपको डिवाइड करना है तीनों को। ऐसा नहीं है कि इसको 5 से, इसको 10 से, इसको 15, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 4.4 है तो 4.4 को हम उसके हाफ से जैसे डिवाइड करेंगे, और सबको उसी से करना है। 4.4 डिवाइड बाय में 2.2, 13 डिवाइड बाय में 2.2 एंड 2.2 डिवाइड बाय में 2.2। ठीक है, इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, और डेट इज इसका 2 आएगा और इसका 1 आएगा। अब 2 को तो हम सिंपल एक नंबर है ऐसे लिख सकते हैं, पर 5.9 को हम अप्रोक्सीमेटली 6 लिखेंगे, एंड 1 को भी हम सिमिलरली ऐसे 1 लिख देंगे। तो अब हमारे पास मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बस थोड़ा सा पार्ट है, तो आई थिंक ये आपने नोट कर लिया है। ऐसे टेबल बना करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सो दैट इट विल बी इजीयर मेथड। ठीक है, तो एलिमेंट हमने हो गया, उसके बाद हमें सिर्फ ये चाहिए सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो के बेसिस पे अब हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिंपलेस्ट रेशियो हमारे पास आ गई है, कार्बन की कितनी आ गई 2, हाइड्रोजन की 6 एंड ऑक्सीजन की आ गई है 1। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला तो हमारा बन गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला तो इससे आ गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये किसका था, ये कार्बन का था, ये हाइड्रोजन का था सिंपलेस्ट रेशियो, और ये ऑक्सीजन की थी, इसी से कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, C2H6O। C2H6O हमारा यहाँ से क्या बन गया है, एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया। अब हमें एम्पेरिकल मास, जब हम इसका एम्पेरिकल मास निकालेंगे, एम्पेरिकल मास, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है मोलिकुलर फॉर्मूला, हमें मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, तो हमें एम्पेरिकल, वो जो हमारा रिलेशन था मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू में एम्पेरिकल फॉर्मूला, उसके लिए हमें एम्पेरिकल मास की जरूरत पड़ेगी। एम्पेरिकल मास जब आप इसका कैलकुलेट करोगे, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1 प्लस में 16। कैसे आया, कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। जब आप इसको पूरी को सॉल्व करोगे तो दैट विल बी योर 46 ही आएगा, 46। एम्पेरिकल मास आपका कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। अब हमें एक जो हमने पहले किया था मोलिकुलर फॉर्मूला, बस अब तो हमारे पास आ जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू में एम्पेरिकल फॉर्मूला, यही रिलेशनशिप था इनके बीच में, एम्पेरिकल फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू में एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो जो यहाँ पे अब आपको n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, n की वैल्यू निकाल सकते हैं हम
मोलिकुलर मास हमें गिवन है, मोलिकुलर मास, ये तो हमने मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इनटू में एम्पेरिकल फॉर्मूला किया था, है ना, पर हम यहाँ पे अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मोलिकुलर मास भी कह सकते हैं इसको, मोलिकुलर मास भी ये सेम होगा, इज इक्वल्स टू n इनटू में एम्पेरिकल मास, ठीक है, एम्पेरिकल मास। एक और चीज जो होती है, मोलिकुलर मास इज इक्वल्स टू n इनटू में एम्पेरिकल मास, जो हमारे पास, क्योंकि अब हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों लिखा है, इस फॉर्मूले से हमारा आंसर क्योंकि नहीं आ पाता, बिकॉज हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला तो पता था पर हमें n की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें क्वेश्चन में निकालना है मोलिकुलर फॉर्मूला, हमें क्वेश्चन में मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला पता लग गया है, चलो ओके, पर n की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, इस वजह से हमने ये सेकंड फॉर्मूला जो हम ये यूज करेंगे ताकि हमारे पास n की वैल्यू आ जाए और फिर उसके बेसिस पे हम मोलिकुलर फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमारे पास मोलिकुलर मास गिवन है, कितना है, मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 92, तो हम 92 इज इक्वल्स टू n इनटू में, अब हमारे पास एम्पेरिकल मास भी हमने कैलकुलेट कर लिया 46, तो इसमें 92 डिवाइड बाय में 46 इज इक्वल्स टू n, ये मल्टीप्लाई में यहाँ जाकर के डिवाइड में चला जाएगा और जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 2, 46 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 9, तो यहाँ पे आपकी n की वैल्यू आ गई। बस अब हमारे पास n की वैल्यू आ गई है और क्या कहते हैं, हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना, जो हम कर लेंगे, ठीक है। आई थिंक आपने नोट कर लिया, तो आई विल डू दिस। अब हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला है, ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना है, n की वैल्यू आया है हमारे पास 2 इनटू में एम्पेरिकल जो फॉर्मूला है वो कितना है, अब देखो अब हम कैसे करेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला है इसको हम एज इट इज लिखेंगे C2H6O, अब हम ये भी रख कर सकते हैं C2H6O। अब हम इसको क्या करना है, आप ये पूरी ब्रैकेट लगाओगे सो डेट आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जो 2 है, जो 2 होगा ये अंदर कार्बन से भी, हाइड्रोजन से भी, ऑक्सीजन, तीनों से मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज ये तीनों एक अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा C4H12O2, तो ये आपका क्या आ गया, मोलिकुलर फॉर्मूला आ गया था, यही हमें निकालना था, ठीक है, और ये आपका आंसर है। तो इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, और ऐसे ही हमने सॉल्व करना है। अगर हमें मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है या फिर हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो हम इस ऐसे मेथड से कर सकते हैं। कैसे, हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने सबसे पहले यहाँ पे एलिमेंट लिखे थे, उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट के बाद हमने यहाँ पे परसेंट अपॉन में एटॉमिक वेट लिखा, उसके बाद यहाँ पे रेशियो और फिर सिंपल रेशियो, ठीक है। उसको सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये सिंपल रेशियो आई थी, इसके बाद हमने उस रेशियो से हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला किया था कैलकुलेट, पर हमें मोलिकुलर फॉर्मूला चाहिए था, मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू में एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। पर यहाँ पे हमें n की वैल्यू नहीं पता थी, इसलिए हमने एम्पेरिकल मास कैलकुलेट किया, ठीक है, और जो मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू में एम्पेरिकल मास की हेल्प से हमने क्या कैलकुलेट किया, n की वैल्यू कैलकुलेट की, जो कि यहाँ पे कितनी आई थी, 2 आई थी, तो इज इक्वल्स टू n, फिर हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की और एम्पेरिकल फॉर्मूला की वैल्यू यहाँ पे पुट की और हमारे पास से आंसर आ गया, ठीक है। तो दिस इज द होल समरी ऑफ द क्वेश्चन। और अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका ओवरऑल जो है परसेंटेज फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला और आपका एम्पेरिकल फार्मूला के क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम बात करेंगे हमारी स्टोइशियोमेट्री से। स्टोइशियोमेट्री, स्टोइशियोमेट्री क्या होती है? सब स्टोइशियोमेट्री जो होती है एक्चुअली इसका मतलब होता है टू मेजर एन एलिमेंट, मेजर एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को मेजर करने के लिए जो होता है हम स्टोइशियोमेट्री यूज करते हैं टू मेजर एन एलिमेंट। अब एलिमेंट के अंदर हम क्या मेजर करेंगे? सपोज हमारे पास ना कोई भी एक रिएक्शन होती है, ठीक है। सपोज हम एक सिंपलेस्ट रिएक्शन की बात करते हैं, जैसे कि CaCO3 प्लस में HCl इज गिविंग अस CaCl2 प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर। सपोज हमारे पास ये रिएक्शन है, ठीक है, CaCO3 प्लस में HCl। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस रिएक्शन को हमें वो करना होता है, बैलेंस करना होता है, ठीक है। उसके बाद अब जैसे बैलेंस करेंगे हम इस रिएक्शन में, तो क्या हुआ, हमें सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि स्टोइशियोमेट्री का मतलब कैसे होता है, मतलब मेजर एन एलिमेंट, हम किसी एलिमेंट को कैसे मेजर करेंगे, है ना। अब देखो एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री जो होती है, ये जो नंबर यहाँ पे लगे हुए होते हैं किसी भी कंपाउंड के, जो स्टार्टिंग में जो नंबर होते हैं वो स्टोइशियोमेट्री होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे, तो ये होती है आपकी स्टोइशियोमेट्री। अब जैसे कि सपोज यहाँ पे हम मेजर एन एलिमेंट
इन द फॉर्म ऑफ, एक्चुअली हम ऐसे लिख सकते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ मोल की फॉर्म में, वॉल्यूम की फॉर्म में, मोलिक्यूल्स की फॉर्म में, मास की फॉर्म में, या फिर मोलिक्यूल्स की फॉर्म में एक्सेट्रा। मतलब इन सब के बेसिस पे अगर हमें किसी एलिमेंट को मेजर करना है तो हम इस स्टोइशियोमेट्री का यूज करते हैं, ठीक है। मोल, अब यहाँ पे कुछ भी अब हमें ना इतने सारी रिप्रेजेंटेशन से इस पूरी डेफिनेशन को, पूरी जो आपकी इक्वेशन है ये केमिकल इक्वेशन को डिराइव कर सकते हो। 1 मोल, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 मोल, इन टर्म्स ऑफ हम सबसे पहले मोल लिखेंगे, 2 मोल, यहाँ पे भी 1 मोल, 1 मोल एंड 1 मोल। एक्चुअली यहाँ पे ई नहीं आएगा बिकॉज MOL यूनिट होती है, ठीक है। 1 मोल, 2 मोल, 1 मोल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, हमने मेजर कर लिया एलिमेंट को 1 मोल की टर्म्स में। कैसे? हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ CaCO3 रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ HCl टू गिव 1 मोल ऑफ CaCl2 एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ वाटर। ये हो गया आपका मोल के अंदर रिप्रेजेंटेशन। अगर आप यही मास के अंदर रिप्रेजेंटेशन करोगे तो इसका मास जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका मास आएगा आपके पास 100 ग्राम्स, इसका आएगा आपके पास 73 ग्राम्स। और आप इस तरीके से और आगे कैलकुलेट करना है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या आएगा 12 प्लस में 2 इंटू में 16 दैट इज 44 ग्राम। इसका आ जाएगा जैसे कि 44 ग्राम्स, इसका आ जाएगा जैसे कि 18 ग्राम्स, ठीक है। इस तरीके से जब आप कैलकुलेट करोगे इन सबको तो आपके पास क्या आएगा, मतलब हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे कि ऐसे हम बोलेंगे कि 100 ग्राम्स जो थे CaCO3 के, उन्होंने कंबाइन किया विद 73 ग्राम्स ऑफ HCl टू गिव, इसका CaCl2 का हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, टू गिव दिस मच मास ऑफ द CaCl2, दिस मास ऑफ CO2 एंड दिस मास ऑफ वाटर। तो ये हमने किसके फॉर्म में लिख दिया है, ये मास की फॉर्म में लिख दिया। अगर आप ये वॉल्यूम की हम फॉर्म में लिखना चाहें तो वॉल्यूम में आप हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे 1 लीटर, ठीक है, 2 लीटर, इसमें 1 लीटर, सिमिलरली 1 लीटर एंड 1 लीटर, ठीक है। तो ये ऐसे भी कह सकते हैं। या फिर अगर आप 22.4 की फॉर्म में लिखना चाहो तो 22.4 जो लीटर है आपका, ये इसके साथ 1 है, ठीक है, 2 इंटू में 22.4 लीटर, 1 इंटू में 22.4 लीटर, और सिंपल ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये भी यहाँ आ जाएगा और यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम के बेस पे हम बात कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड होते हैं। मतलब ये क्या हमें दिखाती है कि स्टोइशियोमेट्री, अब हमने मेजर किया एलिमेंट को, क्योंकि अब हमारे पास ऐसे मास वॉल्यूम या वॉल्यूम मास के रिलेशनशिप के बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर हमें किसी भी रिएक्टेंट का मास गिवन होगा या वॉल्यूम गिवन होगी, उससे हमें प्रोडक्ट का मास निकालना होगा या वॉल्यूम निकालनी होगी, या रिएक्टेंट का मास गिवन होगा, प्रोडक्ट का मास निकालना होगा। तो इन सब के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टोइशियोमेट्री मतलब होता है मेजर एन एलिमेंट, क्योंकि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, हमें इन टर्म्स ऑफ मोल्स, मास, वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा, हम किसी भी फॉर्म में उस इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं और हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है एलिमेंट्स के बारे में कि इतना अमाउंट ऑफ रिएक्टेड हुआ है रिएक्टेंट, या फिर इतना अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस्ड हुआ है जो प्रोडक्ट है, या इतना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज लेफ्ट अनरिएक्टेड। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टोइशियोमेट्री, ठीक है। तो ये है स्टोइशियोमेट्री। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक्चुअली सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, बिकॉज लिमिटिंग रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जैसे कोई भी रिएक्टेंट है, कोई भी प्रोडक्ट बनता है, तो लिमिटिंग रिएजेंट जो कि मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, मिनिमम प्रेजेंट इन मिनिमम अमाउंट, लिमिटिंग reagent present in minimum amount में जो प्रेजेंट होता है रिएक्शन के अंदर, वो क्या होता है आपका लिमिटिंग रिएजेंट होता है। अब कुछ एक वो होता है क्या कहते हैं, फॉर्मूला होता है स्टोइशियोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जनरल रूल्स होते हैं, रूल्स टू सॉल्व क्वेश्चन। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला जो है, हम बैलेंस करेंगे, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। गिवन केमिकल इक्वेशन को, या फिर हम क्वेश्चन में हमें खुद बनानी भी हो सकती है, ठीक है,
कोई ज़रूरी नहीं कि कोई केमिकल रिएक्शन आपको गिवन होगी। तो आप जो होगा केमिकल इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन जो आपको बनानी होगी या फिर क्वेश्चन में गिवन होगी, सबसे पहले हम उसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स लिख लेंगे। वी विल राइट number of moles or mass below the species। जो भी आपकी रिएक्टेंट होगी, जो भी आपका प्रोडक्ट होगा, उसके जो भी आपकी रिएक्टेंट होगी, जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा, उसके अंदर जो है हम नंबर ऑफ मोल्स और मास लिख लेंगे बिलो द स्पेशीज। अगर इन केस ऑफ गैसेस, in case of gaseous species के केस में we will write वॉल्यूम। हम वॉल्यूम की टर्म्स में बात करेंगे एट एसटीपी। गैसेस के फॉर्म में अगर कोई भी आपका स्पेशल रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम वॉल्यूम लिखेंगे एट एसटीपी पे मास हम नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। और जो लास्ट होता है वो होता है हमारा यूनिटरी मेथड, बस यूनिटरी मेथड। ये 3 रूल्स होते हैं हमें स्टोइशियोमेट्री क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम वॉल्यूम देंगे और वॉल्यूम लिख लेंगे अगर गैसियस स्पीशीज है तो, और नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे अगर हमारे पास कोई सॉलिड लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है तो। और थर्ड जो मेथड होगा वो क्या होगा, यूनिटरी मेथड। अब ये तो हो गया मेन, ठीक है। अब जो होगा, एक आपके पास कंबस्टन रिएक्शन की भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कंबस्टन रिएक्शन के केस में टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ कंबस्टन रिएक्शन कंबस्टन रिएक्शन के केस में हम है ना सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ भी हम ले लेते हैं, जैसे कि C2H6 है, C2H6 के अंदर जब हमने ऑक्सीजन ऐड किया, C2H6 के अंदर जब हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कंबस्टन के अंदर क्या होता है। कंबस्टन का मतलब कंबस्टन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले ऑक्सीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और कोई भी जब आप हाइड्रोकार्बन लेते हो उसके ऑक्सीजन ऐड करवाते हो तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होते हैं। ये प्रोडक्ट्स हमारे बनते हैं हमेशा। आप कोई भी हाइड्रोकार्बन लोगे और उसका कंबस्टन करवाओगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज द मेन प्रोडक्ट जो है वो बनेंगे। अब सबसे पहले क्या करना होता है, इसके अंदर हम बैलेंस करेंगे, हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक मेथड होता है, सबसे पहले फर्स्टली वी विल बैलेंस कार्बन, उसके बाद हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को, एंड उसके बाद जो थर्ड स्टेप होगा हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, ठीक है। तो ये कंबस्टन, अब जैसे ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है पर आप इसे करके देखना बैलेंस, ठीक है। अगर आपसे हो जाती है तो इट्स फाइन, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बैलेंस करना सीख लेंगे कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। ये होता है रूल्स टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ कंबस्टन रिएक्शन। और आंसर हम आंसर इसका बाद में देख लेंगे, ठीक है। बैलेंस सबसे पहले हम बैलेंस कार्बन को करेंगे, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को, ठीक है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे बैलेंस करके इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अब हम अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू दिस टॉपिक। स्टोइशियोमेट्री के बेस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व। क्वेश्चन फर्स्ट, सबसे पहले है क्वेश्चन, हाउ मच आयरन कैन बी थ्योरेटिकली ऑब्टेन, हाउ मच iron can be theoretically obtained, how much iron can be theoretically obtained in the reduction of 1 kilogram of Fe2O3. Fe2O3 is your ferric oxide, ठीक है। How much iron can be theoretically obtained in the reduction of 1 kilogram of Fe2O3। अब सबसे पहले हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमें बैलेंस करनी पड़ेगी पूरी इक्वेशन को। अब यहाँ पे इक्वेशन हमें क्वेश्चन में बैलेंस गिवन नहीं है तो हम इस इक्वेशन को लिखेंगे। सबसे पहले Fe2O3 की हमें क्या करवानी है, रिडक्शन करवानी है। रिडक्शन का मतलब होता है, रिडक्शन मीन्स, यहाँ लिख देती हूँ मैं, reduction means addition of
ऐड ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऐड करना जो होता है रिडक्शन होता है, तो इसके अंदर जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें Fe2O3 है। Fe2O3 क्या है, आपकी एक ऑक्साइड है ना। ऑक्साइड के अंदर जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो हमें वाटर तो मिलता ही है, ये तो हमें पता ही है ना। अब हाउ मच आयरन, मतलब कि आयरन भी यहाँ से मिल रहा होगा, तो ये अब ये हमारी पूरी इक्वेशन होगी। अब हमें सिर्फ इसको बैलेंस करने का काम करना है, ठीक है। पहले इक्वेशन बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन भी करेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज हमारा आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। हाउ मच आयरन कैन बी थ्योरेटिकली ऑब्टेन्ड इन द रिडक्शन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ Fe2O3। हमने Fe2O3 क्योंकि हमें अब हमने कैसे इक्वेशन बनाई सबसे पहले हम वो देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे Fe2O3 था, Fe2O3 के रिडक्शन से आयरन मिल रहा है, ठीक है। तो हम Fe2O3 मतलब एज अ रिएक्टेंट प्रेजेंट है, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और हमें आयरन मिल रहा था, और हमें पता है जब हम ऑक्सीजन ऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं तो हमारे पास वाटर तो मिलता ही है, ठीक है। तो ये हमारी पूरी की पूरी इक्वेशन होगी। अब हम इसे बैलेंस करने का काम करते हैं। देखो Fe यहाँ पे 2 है, Fe यहाँ पे 1 है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे मैं 2 लिख सकती हूँ, ओके। अब Fe तो 2 हो गया है, पर इसका Fe2 हो गया है। अब हम ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। 3 करने के लिए मुझे यहाँ पे 3 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 3 पुट किया तो 3 ऑक्सीजन तो हो गया, पर 3 हाइड्रोजन के साथ भी तो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन 6 होगी, पर यहाँ पे तो हाइड्रोजन 2 है। हाइड्रोजन को 6 बनाने के लिए मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, इट विल बी रिटन एज 3 हाइड्रोजन। अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुकी है, ठीक है। कैसे किया हमने बैलेंस, Fe यहाँ पे 2 था, Fe यहाँ पे 1 था, हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद O यहाँ पे 3 थे, पर यहाँ पर ऑक्सीजन सिर्फ 1 था, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। पर जैसे ही हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो गई है, तो 3 to the 6 हाइड्रोजन हो गए हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन सिर्फ 2 थे, तो 2 को 6 बनाने के लिए 2 into 3 is equals to 6, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 3 से वो कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई है। अब क्या था, बैलेंस इक्वेशन करने के बाद जो हमारा सेकंड रूल था वो ये था कि नंबर ऑफ मोल्स या हमें मास लिखना है, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स लिख लो, दोनों से कैलकुलेट, ओवरऑल हमें क्या चाहिए, मास ही, हाउ मच आयरन मतलब अमाउंट चाहिए, मास ही कैलकुलेट करना है, पर मोल्स की जरूरत पड़ेगी तो हम मोल्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने मोल्स हैं, यहाँ पे 1 है, मतलब सोचो ऐसे ही हम कैलकुलेट कर, देखो यहाँ पे 1 है, इसके नीचे भी हम लिख सकते हैं इफ यू वांट, Fe2 यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है। इसके बिलो द स्पेशल्स हमने 1 3 2 3 ऐसे लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे Fe2O3, हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमने थ्योरेटिकल कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे हमें। अब हम ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं वैसे तो कि Fe2O3 यहाँ पे 1 मोल प्रेजेंट तो है, फिर हमें नंबर ऑफ मोल्स दोबारा कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, बिकॉज ये जो हमारे पास इक्वेशन थी, ये इक्वेशन जो है एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है, कि अगर हमने लैब में Fe2O3 का रिडक्शन करवाया था तो हमारे पास Fe प्लस में वाटर बना था। हमने इसे थ्योरेटिकली सबसे पहले बैलेंस किया, बैलेंस करने के बाद जो हमारे पास, हमें थ्योरेटिकल ही अभी काम करना है, ठीक है। बिकॉज ये जो इक्वेशन थी ये तो एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल, और हमें वैल्यू कौन सी चाहिए, हमें थ्योरेटिकली वैल्यू चाहिए, इसीलिए हमें दोबारा नंबर ऑफ मोल्स निकालने की जरूरत है, ठीक है। अदरवाइज तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ Fe2O3 है, फिर वाई वी आर अगेन कैलकुलेटिंग Fe2O3 के मोल्स, ठीक है। पर यहाँ पे हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे बिकॉज थ्योरेटिकली की हमें जरूरत है। तो अब हम Fe2O3 के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। अब हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका गिवन मास अपॉन में मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं गिवन वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कितना है, यहाँ पे 1 किलोग्राम है, पर हमें ये बात ध्यान रखनी है कि गिवन मास इन ग्राम्स में होना चाहिए और ये भी ग्राम्स में ही होना चाहिए, ठीक है, मोलर मास में। तो अब यहाँ पे 1 किलोग्राम में हमें पता है 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 1000 डिवाइड बाय में मोलर मास, किसका मोलर मास, Fe2O3 का मोलर मास। अगर आप Fe2O3 के मोलर मास को कैलकुलेट करोगे, मोलर मास ऑफ Fe2O3 वो कैसे आएगा, 2 into में Fe का जो होता है ना वो क्या होता है आपका 56 होता है, अप्रोक्सीमेटली 55 या 56 होता है,
प्लस में 3 इंटू में प्लस 3 इंटू में 16। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 160 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं 160 आ गया। अब ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2O3 के हमने निकालने हैं, Fe2O3 के हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करे हैं थ्योरेटिकली। ठीक है, पर हमें तो आयरन चाहिए ना, तो हमें इससे आयरन बनाना होगा। अब देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2O3 के हमारे पास आ गए 1000 अपॉन में 160। ठीक है, अब इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि जो 2 मोल ऑफ Fe है वो किससे बना है, 1 मोल ऑफ फेरिक ऑक्साइड से बना है। इसलिए अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, अब हमें किसके कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं ऑफ आयरन। तो कितना होगा, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी टर्म को, क्योंकि ये तो 1 मोल का था ना, यहाँ पे हमने ऐसे देख सकते हैं हम कि 1 मोल ऑफ Fe2O3 का था ये, एक मिनट देखो ऐसे देखो, 1 मोल ऑफ Fe2O3 का हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए थे, तो नंबर ऑफ मोल्स इतने आए थे, थ्योरेटिकली हमारे पास इतने आए थे। पर हमारे पास जब हमने ये तो हमें आयरन का चाहिए है ना, तो आयरन के कितने हैं यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, 2 मोल्स, तो नंबर ऑफ तो 2 से अगर मैं इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करूंगी तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन आ जाएंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 12.5 मोल आपका आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन आ गए, पर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन नहीं निकालने, हमें तो क्वांटिटी निकालनी है, हाउ मच आयरन, हमें तो मास निकालना है। ठीक है, तो मास कैलकुलेट करते हैं अब हम। अब हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब हम आयरन के कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन किसके इक्वल होगा, हमें पता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास के इक्वल होता है। ठीक है, अब हमें उसका तो पता है, मोलर मास हमें किसका पता है, मोलर मास ऑफ आयरन, मोलर मास ऑफ Fe किसके इक्वल होता है, इक्वल टू 56 के इक्वल होता है। बस अब हम गिवन मास कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वैल्यू पुट करते हैं 22.12.5 इज इक्वल्स टू, गिवन मास को हम x कंसीडर कर लेते हैं, मोलर मास हमें पता है 56, तो हम यहाँ से ये डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 12.5 इंटू में 56 इज इक्वल्स टू योर x। तो जो भी आंसर आएगा आपका वो क्या आ जाएगा हमारे पास, अमाउंट मतलब कि मास ऑफ आयरन जो कि थ्योरेटिकली ऑब्टेन हुआ था। ठीक है, वो आएगा कौन सी, यहाँ पे ग्राम्स में आएगा, क्योंकि हम सब कुछ ग्राम्स में लेके चल रहे हैं ना, तो इसलिए हमने ग्राम्स में क्यों लिया है, क्वेश्चन में किलोग्राम में था, बिकॉज जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन ये वाला फॉर्मूला जो होता है यहाँ पे ग्राम्स में होती है, दोनों चीजें क्या होती है, ग्राम्स में होती है, इसलिए हमने यहाँ पे ग्राम्स में आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपका जो था कि इस तरीके से हमने सॉल्व किया। सबसे पहले रूल्स वही रहे, सबसे पहले हमने बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने के बाद हमने नंबर ऑफ मोल्स, हमें मास चाहिए था तो हमने मास लिखा, मास लिखने के बाद हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से अपना यूनिटरी मेथड लगा करके हमने यहाँ पे आयरन की थ्योरेटिकली ऑब्टेन जो अमाउंट थी वो कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है स्टोइशियोमेट्री के ऊपर बेस्ड, फॉर कंप्लीट कंबस्शन of 3 grams of ethane, कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट करना है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड हमें कैलकुलेट करना है फॉर्म्ड मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट करना है, और हमें वॉल्यूम भी कैलकुलेट करनी है। थर्ड, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन
एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी होती है, तो बस उसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे हम। हमें बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी तो आती ही है। इथेन क्या है, इथेन एक हाइड्रोकार्बन है। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज C2H4। C2H4। कंबस्शन का क्या मतलब होता है, कंबस्शन का मतलब होता है यहाँ पे देखो कंबस्शन के अंदर हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं, है ना, तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे। अब कंबस्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही होती है। उसके बाद अगर हम कंप्लीट कंबस्शन करते हैं तो हमें पता है हाइड्रोकार्बन की कंबस्शन करने के बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलते हैं। अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। देखो बैलेंस करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे C2 है, यहाँ पे C2 करना पड़ेगा, यहाँ पे C2 हो गया। अब सबसे पहले हम कार्बन को बैलेंस करेंगे, सबसे पहले कार्बन को, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इस तरीके से हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2C है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2। अब कार्बन तो बैलेंस हो गए हैं ओवरऑल, ठीक है। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, पर यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, ये भी हो गया। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। 4 क्या कहते हैं 4 + 2, यहाँ पे तो 6 ऑक्सीजन है, पर यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है, तो हम इसको जब बैलेंस करेंगे तो हमें हमारे पास है ना कैसे आएगा। देखो सबसे पहले तो हमने इथेन लिखना है, इथेन, और हमने फॉर्मूला ही इथीन का लिया है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे इथीन कर लेते हैं हम, या फिर इथेन ही रहने, तो चलो ठीक है, C2H6 कर लेते हैं, C2H6 इथेन, ठीक है, C2H6 कर लेते हैं। C2H6 आप इसे इथीन से भी सॉल्व कर सकते हो, पर वो बैलेंसिंग फिर आपको पता होना चाहिए। C2H6 प्लस में ऑक्सीजन इज इक्वल टू दिस। अब बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अब C2H6 है, C2H6 के अंदर कार्बन तो 2 है, यहाँ पे 2 कार्बन हो गए हैं, चलो ठीक है। H6 है, H6 है, तो यहाँ पे हम 3 कर देते हैं, यहाँ पे H बैलेंस हो गए। अब हम ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन 2 है। तो हम ऐसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं इसको, अगर हम यहाँ पे 3 पुट करें वैल्यू, तो 3 × 6 हो जाएगा, पर ये भी नहीं आ रहा है। फिर हम 4 पुट करके देखते हैं, 4 × 8, नहीं ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ इसके अंदर बड़ी नंबर लिखना पड़ेगा सो दैट बैलेंस करने के लिए। और फिर हम इसके अंदर अगर यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं, सपोज 2, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखते हैं, सपोज 4 CO2 हो जाएगा, पर यहाँ पे फिर अगेन यहाँ पे C2 होगा, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा। तो ये तो 2 हो गया है, ठीक है। अब बैलेंस करके देखते हैं, C4 हो गया है, C4 है, हाइड्रोजन 12 है, हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी हमने फिर हाइड्रोजन को करना पड़ेगा, है ना। 12 करने के लिए कैसे करना पड़ेगा, जब हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस होगी। अब ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 6 है, तो अगर 8 + 6 दैट इज 14। अब यहाँ पे 14 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 प्रेजेंट है, पर अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 7 × 14 ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट होगी। अब ये पूरी इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस्ड है, ठीक है। अभी बैलेंस हो चुकी है। अब बैलेंस होने के लिए, अब बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देखो, अब हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वेशन बैलेंस्ड होगी। हम यहाँ पे उसके नीचे मास लिखेंगे या वेट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मास लिखेंगे, वेट लिखेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, मोल्स निकालने हैं, वॉल्यूम निकालनी है, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वही है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास अपॉन में मोलर मास आएगा। गिवन मास आपको कितना है, यहाँ पे 3 ग्राम गिवन है, अपॉन मोलर मास कितना होता है, C2H6 का मोलर मास अगर हम कैलकुलेट करेंगे 2 × में 6 प्लस में 6 × में 1 का होल 2, 12 प्लस में 6, ठीक है, यहाँ पे 18 2 डेट इज 30, ठीक है। एक मिनट, कार्बन का यहाँ पे 12 होता है, एक मिनट, ये आएगा 2 × में 12 × 2 प्लस में 6, अब 24 + 6, ठीक है, 24 + 6 होगा, दैट इज कितना होगा आपके पास, 24 + 6 30। अब आ गया C2H6 का, इथेन का। और आपको एक बात भी ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पे ना 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, बिकॉज स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट सिर्फ हमने इक्वेशन को बैलेंस किए,
नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते टाइम हम स्टोइशियोमेट्री यूज यहाँ पे 2 नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ऐसे जो हम मोलर मास कैलकुलेट करते हैं इथेन का वैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारे पास 1/10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास गिवन। अब हमने क्या कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए किसके, इथेन के, लेकिन हमें नंबर ऑफ मोल्स किसके चाहिए, ऑक्सीजन के चाहिए। ये आया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन। अब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 1/10 आया, 1/10। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब इथेन के तो हमारे पास 1/10 आ गई, ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन के कैलकुलेट करेंगे तो देखो इथेन से हमारे पास, इथेन है हमारा, क्योंकि कंप्लीट कंबस्शन हमने क्वेश्चन में किसकी करवाई थी, इथेन की करवाई थी। तो हम यहाँ पे इथेन देखो हमारे पास क्या क्या बन रहा है, हमारे पास 7 जो है 2 मोल से हमारे पास 7 मोल बन रही है ऑक्सीजन। 2 मोल से हम यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि लास्ट स्टेप वही था, ठीक है। तो 2 मोल से हमारे पास 7 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, 2 मोल किसके, इथेन के ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम अगर 1 मोल से कैलकुलेट करेंगे, 1 मोल तो कितना आएगा, 7/2। अब इथेन के नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे, अभी कैलकुलेट किए थे 1/10। तो अगर मैं इनटू में 1/10 कर दूं तो हमारे पास आ जाएगी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी इतने मोल ऑफ इथेन से, ठीक है। तो ये आपका मेथड है। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे 7/20 आपका आंसर आ जाएगा, इट इज 7/20 मोल, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, 7/20 मोल, ठीक है। कैसे हुआ, कैसे किया हमने, हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन कैलकुलेट किए। अब हम देखेंगे पूरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग इथेन से ही ऑक्सीजन का बन रहा है ना, इथेन को ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ तो है नहीं, सिर्फ रिएक्टेंट में ही ऑक्सीजन है। तो 7 मोल्स ऑफ इथेन बन रहे हैं, 2 मोल ऑफ इथेन से 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन बन रहा है। तो 1 मोल ऑफ इथेन से 7/2 हो जाएगा। और अगर हमें 1/10, क्योंकि यहाँ पे कितना है 1/10 है, तो 1/10 से अगर तो मल्टीप्लाई कर देंगे निकालने के लिए इनटू में 1/10, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7/20। तो ये रिक्वायर्ड मोल्स हो गया आपके किसके, ऑक्सीजन के। सिमिलरली हम फॉर्म्ड मोल्स निकाल लेंगे, किसके निकालेंगे फॉर्म्ड मोल्स, हम कार्बन डाइऑक्साइड के निकाल सकते हैं, सेम इसी मेथड को यूज करके, है ना। कैसे करेंगे, 2 मोल्स ऑफ, एक मिनट ऐसे लिखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन, इथेन नहीं, किसका कैलकुलेट करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का ना, कार्बन डाइऑक्साइड देखो। अब हमारे पास 4 मोल्स बन रहे थे, 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें बन रहे थे, किससे बन रहे थे, 2 मोल्स ऑफ इथेन से, इथेन। तो 1 मोल से कितने बनेंगे, 4/2, और कितने थे 1/10, 1/10 से कितने बनेंगे, 4/2 इंटू 1/10। 4/2 इंटू 1/10 को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 4/20 डेट इज 1/5, डेट इज 0.5। इसका आंसर आ गया 0.5 मोल, ठीक है। 7/20 मोल और 0.5 नहीं 0.2 1/5 इज इक्वल्स टू 0.2, ठीक है। उसके बाद 4/2 इंटू में इज इक्वल्स टू 1/5 हो गया। अब हम थर्ड अप्लाई करते हैं। थर्ड जो है हमारा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी हमें कैलकुलेट करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा एट एसटीपी, हमने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट कर लिए हैं 0.35 7/20, ठीक है। 7/20 विल बी इक्वल टू 0.35। तो हम 0.35 को अगर देखो ऐसे होता है ना, जैसे 1 मोल इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर होता है ना। तो हमारे पास 7/20 है या 0.5 है, 7/20 मोल है, तो इसमें कितना हो जाएगा 7/20 इंटू में 22.4 कर दोगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो आपका वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी हो जाएगी। सिमिलरली हम वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस भी निकाल लेंगे एट एसटीपी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी जो होगा हमें 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर होता है, हमने लास्ट लेक्चर में
सीखा था ये, ठीक है। 7/20 मोल का हमें निकालना है, 7/20 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का निकालना है ना, क्योंकि तो इसलिए 7/20 मोल्स का निकालना है, तो 7/20 इंटू 22.4 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब कार्बन डाइऑक्साइड का निकालेंगे हम। अगर हम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं एसटीपी के ऊपर, तो इसका कितना आया था हमारे पास 0.2 मोल्स आए ना, फॉर्म्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ 0.2 मोल्स आए। तो एक मोल 1 मोल इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर, है ना। तो 0.2 मोल किसके इक्वल होगा, 0.2 मोल इज इक्वल्स टू 22.4 इंटू में 0.2, दैट विल बी, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा एट एसटीपी, ठीक है। तो ये हमारे 3 क्वेश्चंस थे और हम इसको यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।